हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिल खोल के स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आज डी एंड ए ब्लॉक के तत्व के बारे में बात करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री के अंदर आपको एक अच्छी स्कोरिंग करवाएगी। चाहे आप मेडिकल के अंदर, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ केमिस्ट्री का डी एंड ए ब्लॉक तत्व का टॉपिक है सिलेबस के अंदर, उसका आज हम कंप्लीट सिलेबस के साथ निचोड़ करने वाले हैं और बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर हम आज आपके सामने लेके आए। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डी ब्लॉक होते क्या हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में बढ़ते हैं, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में बढ़ते हैं, वे क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इतना आया। इसके अलावा इनके संयोजी कोष एवं विन्यास क्या होता है? तो सुनिए, NS12 N-1 D12 10 होता है। सूत्र से पता चल रहा होगा कि अंतिम कक्षक के अंदर डी इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। N-1 D ये क्या होता है? तो आंतरिक डी कक्षकों को क्या करता है? इंकित करता है। आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के क्या होते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जो आवर्त सारणी होती है, पीरियोडिक टेबल होती है, उसके अंदर 3 से 12 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन वर्ग के अनुसार न करके अपन आवर्त के अनुसार किया जाता है। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी स्टडी अपन वर्ग के अनुसार न करके किस प्रकार करते हैं? तो आवर्त के हिसाब से करते हैं। और इन तत्वों की क्या होती है? 3 श्रेणी होती है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5 श्रेणी, है ना? यानी 3 श्रेणियां होती हैं। और एक चीज और याद रखना है कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, यानी कि ट्रांजिशनल एलिमेंट भी कहते हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं 3D श्रेणी क्या होती है। तो 3D श्रेणी के वे तत्व होते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D ऑन ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। यानी कि 3D श्रेणी के वे तत्व होते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल यानी कक्षक के अंदर प्रवेश करते हैं, आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में, यानी वर्ग 3 से 12 तक स्थित होते हैं। इनमें 10 तत्व होते हैं। एक चीज और बता देता हूं, इन तीनों की तीनों श्रेणी के अंदर 10-10 तत्व होते हैं, यानी कि कुल मिला के कितने तत्व हुए? 30। ठीक है। और जो पहला श्रेणी होता है 3D श्रेणी, जिसके अंदर परमाणु क्रमांक 21 से स्टार्ट होकर 30 तक के मध्य होता है, यानी 10 तत्व हो गए। और इनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर कोई आपसे बात पूछे तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि 4s12 3D110 होता है ना? अब बात कर लेते हैं 3D श्रेणी के अंदर तत्व कौन कौन से होते हैं। तो Sc, Ti, V, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरस, है ना, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर, ये सारे तत्व कौन कौन से होते हैं? 3D श्रेणी के अंदर। और इनके क्या होते हैं? ये परमाणु क्रमांक होते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। और ये 30वें नंबर का कौन सा होता है? तो जिंक होता है। ठीक है। अगला आता है 4D श्रेणी। अरे 4D श्रेणी के अंदर भी वही 10 तत्व होते हैं, और 4D श्रेणी के अंदर 39 से स्टार्ट होकर 49 तक होते हैं, जिसके अंदर Y, Z, R, NB, MO, TC, RU, RH, PD, AG और CD, जिसके अंदर 39, है ना, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। वे संक्रमण तत्व जिनके अंतरिम इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन से कक्षक में प्रवेश करते हैं? 4D ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं या 4D ऑर्बिटल को बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। और इनके अंदर भी कितने तत्व होंगे? तो 10 तत्व ही होते हैं। और जिनका परमाणु क्रमांक 39 से स्टार्ट होकर 48 के मध्य होता है। इनके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 5s12 4d110 होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला आता है 5D श्रेणी। 5D श्रेणी के अंदर बात करें तो LaHF, TaWReOS, IR, PT यानी प्लेटिनम और AU,
ये सारे तत्व कौन से होते हैं? तो 5D श्रेणी के अंदर होते हैं। अरे इनके अंदर भी वही कितने तत्व होते हैं, कोई आपसे पूछे तो 10 के 10 ही तत्व होते हैं, है ना। इस बात का भी ये संक्रमण तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षक में प्रवेश करते हैं? 5वें कक्षक के अंदर, इसलिए इसे कौन सी श्रेणी कहेंगे? 5D श्रेणी। और आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में स्थित होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास आपसे कोई पूछे तो 3D1 में 4s2, ये तो हो गया स्कैंडियम का, है ना। 3D2 4s2 किसका हो गया? टाइटेनियम का। 3D3 4s2 किसका हो गया? वेनेडियम का। और कॉपर का कितना है? कॉपर का 3D5 4s1। अरे होना कितना चाहिए कॉपर का? 24वां क्रमांक है, यानी 3D4 4s2 होना चाहिए, पर है क्या? 3D5 4s1। तो ये क्या है अपने आप में भाई साहब? अपवाद। अरे एब्जॉर्प्शन है, एक्सेप्शन है, ठीक है। 25 के अंदर बात करें तो 3D5 4s2 यानी कि मैग्नीशियम। इसके अलावा 26 में है 4s2 3D6 यानी फेरस, है ना। 27वें में 4s2 3D7 यानी कोबाल्ट। इसके अलावा 28वें में 4s2 3D8 यानी निकिल। और फिर एक एक्सेप्शन आ गया यानी कि अपवाद आ गया 4s1 3D10। यहाँ कौन सा आना चाहिए? 3D9 आना चाहिए, यहाँ 4s2 आना चाहिए, तो भी अपने आप में अपवाद है। यहाँ आएगा 3D10 4s2, ये कौन सा है? तो जिंक है। तो ये अपने आप में क्या है भाई साहब? अपवाद है। अगला आता है 4D श्रेणी। अरे 4D श्रेणी के अंदर बात करें तो यहाँ 39 से स्टार्ट होकर 48 तक वही 10 तत्व है। अरे इनका परमाणु क्रमांक आपके सामने दे रखा है 4D1 और फिर s2, यहाँ तो ये है कक्षक, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर इसके अंदर अपवाद की बात करें तो NB MO TC RU RH PDAG ये सारे के सारे क्या होते हैं? इसके अपवाद होते हैं। तो अपवादों को आपको जरूर ध्यान रखना है, अपवादों से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। 5D श्रेणी के अंदर भी उसी प्रकार परमाणु क्रमांक और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 5D1 6s2, है ना। जो एल का होता है 57वां, इसका क्या है? परमाणु क्रमांक है। इसके अंदर है अपवाद की बात करें तो प्लेटिनम और AU, ये क्या है? इसके अपवाद है। अगली लास्ट श्रेणी 6D श्रेणी। अरे 6D श्रेणी के अंदर बात करें तो 89 से स्टार्ट होते हैं और 112 तक, यानी कि AC RF DBSG BHS3 MG DSRG और CR। और RG इसका क्या है? अपने आप में अपवाद है। अरे अपवाद क्यों है तो मैं आपको बताऊं। 111वें नंबर पर यहाँ 9 आना चाहिए, यहाँ 2 आना चाहिए, पर उल्टा हो रहा है तो अपवाद ही हुआ, है ना। तो ये अपने आप में ध्यान रखना है। क्रोमियम के संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो 4s2 3D4 न होकर क्या है? 4s1 3D5 होता है। तो क्यों होता है? तो सुनो, क्योंकि असमित रूप से भरे हुए कक्षकों की तुलना में समित रूप से भरा हुआ कक्षक अधिक स्थायी होता है। अतः क्रोमियम के संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 4s2 3D4, तो क्या होता है? कम स्थायी होता है। परंतु 4s1 3D5 क्या होता है? संक्रमित रूप से भरा होता है, इसके कारण अधिक स्थायी होता है। और क्रोमियम के संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 4s1 3D5, है ना। तो कोई पूछे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 3D5 क्यों होता है, तो इसका आंसर ये होगा। अगला आता है संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्व है डी ब्लॉक के तत्वों को ही कहते हैं ऐसे तत्व है जिनके परमाणु क्रमांक या अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है, यानी पूरी तरह से नहीं भरा होता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। परंतु 12वें वर्ग के ZnCdHg और Cn ये शामिल है। आदि तत्वों को डी ब्लॉक तो कहते हैं, परंतु संक्रमण तत्व में नहीं लिया जाता क्योंकि इनके उपकोष होते हैं भाई साहब, ऑर्बिटल होते हैं, वो पूरी तरह से क्या होते हैं? भरे होते हैं। ZnHg CD और Cn, है ना। तो ये 12वें वर्ग के तत्व होते हैं। इन चारों के चारों तत्व डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं, पर संक्रमण तत्व में इनको शामिल नहीं किया गया है। इस बात को भी समझ लो। संक्रमण तत्व की गुणधर्म की बात करूं तो परमाणुविक त्रिज्या किसी परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई साहब? परमाणु त्रिज्या कहलाती है।
किसी संक्रमण तत्व में बाएं से दाएं जाने पर पहले त्रिज्या में क्या आती है? कमी आती है। अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन आ जाए नीट के अंदर या बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में कि संक्रमण तत्व बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, तो परमाणु त्रिज्या में कमी आती है और मध्य में स्थिर तथा अंत में पुनः बढ़ जाती है ना। एस सी से एम एन की साइड जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगी, है ना। और इधर जाएंगे तो क्या होगी? घटेगी। इस बात का ध्यान रखना है कि नहीं रखना? रखना है भाई साहब। दूसरी सुनो, आयन विभव। आयनन विभव क्या है तो सुनो, किसी उदासीन गैस या विलपित परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है ना। संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या होता है? बढ़ता है। Cu तथा क्रोमियम के लिए द्वितीय आयनन विभव है, क्योंकि उसमें क्रमशः अर्धपूर्ण पूर्ण विन्यास होता है ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय की साइड बढ़ते हुए नजर आते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि इधर की साइड बढ़ते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। अगला आता है धात्विक गुण। धात्विक गुण भी अपने डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर होते हैं। संक्रमण तत्व प्रबल धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, इसके कारण ये कठोर और उच्च क्वांटनाक और आघात वर्तनीय होते हैं। आपसे खूब पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व क्या धात्विक होते हैं? हाँ जी। उच्च क्वांटनाक होता है जी, और अघात वर्णनीय भी होते हैं। परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ ही धात्विक बंध सामर्थ्य भी बढ़ रहता है। संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर क्रोमियम का धात्विक बंध सामर्थ्य बढ़ता है, इसके पश्चात Zn तक घट जाता है। ठीक है। सर्वाधिक धात्विक गुण किसमें पाया जाता है? क्रोमियम में। आपसे कोई भी पूछ ले तो बता देना है। अगला गुण आता है इलेक्ट्रोड विभव। अरे इलेक्ट्रोड विभव, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव में मान बहुत कम होता है। मानक इलेक्ट्रोड का जितना कम होगा उतना ही विलयन अवस्था में धातु की अधिक स्थिरता या स्थायित्व बढ़ेगी। कॉपर के अलावा इन सभी के अंदर मानक इलेक्ट्रोड विभव निम्न अभिक्रिया के ऋणात्मक होते हैं, पर हमेशा कॉपर का +0.34 होता है, 34 वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ने पर अपचयन गुणांक बढ़ता है, इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान में ऋणात्मक में बढ़ोतरी आती है। अधिकांश संक्रमण धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड की रक्षित सतह बना देते हैं, इसलिए एच से अधिक क्रियाशील होने के पश्चात भी शांद्र अम्ल से एच मुक्त नहीं कर पाते हैं। अब अगला आता है उत्प्रेरक गुण। उत्प्रेरक गुण क्या होते हैं? तो वे संक्रमण तत्व है जिनके अंदर रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। रिक्त डी कक्षकों के कारण यह क्रियाकारक से क्रिया करके मध्यवर्ती संकुल बनाता है, जो टूट कर उत्पाद बन जाता है तथा उत्प्रेरक पुनः प्राप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो संपर्क विधि। अरे संस्पर्श विधि क्या होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में SO2 और SO3 में बदलने के लिए VTO5 यानी कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि SO2+1/2O2 यानी V2O5SO3 यानी वनस्पति घी का तेल का निर्माण हो गया, है ना। अब RH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COR+H2 को निकिल के साथ अगर अपन क्रिया करवाते हैं तो RCH2CH2COR, तो वनस्पति तेल जो क्या है अनसैचुरेटेड है, संतृप्त है, जिसे क्या बनेगा तो सैचुरेटेड यानी वनस्पति घी बन जाएगा। हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण करना है तो किस प्रकार करेंगे? N2,3H2 जिसकी अभिक्रिया Fe और प्लस MO से कराएंगे तो 2NH3 बन जाएगा यानी अमोनिया बन जाएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, हैबर पर कम जरूर पूछा जा सकता है कि N2+3H2 से क्या बनेगा तो अमोनिया बनेगा। यह भी पूछा जा सकता है कि हैबर विधि से किसका निर्माण होता है तो अमोनिया का होता है। चुंबकीय गुण की बात करें तो परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और अपने कक्ष पर चक्रण के कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न हो जाता है, जिससे पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाते हैं और वे एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार दर्शाता है। अतः पदार्थ में चुंबकीय गुणों का उत्पन्न होने के मूल कारण कक्षीय गति और चक्रण गति। अतः कुल चुंबकीय आघूर्ण म्यू इन दोनों योग के बराबर होता है।
म्यू बराबर म्यू 1 प्लस म्यू एस, यानी यह है चुंबकीय आघूर्ण। म्यू 1 का मतलब होता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और म्यू एस का मतलब चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेटोन बीएम से प्रदर्शित करते हैं, है ना। चुंबकीय आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? बोर मैग्नेटोन से। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट। ठीक है। संक्रमण तत्वों में n-1 उपकोष में इलेक्ट्रॉन सतह पर ही होते हैं, जो कि बाहरी वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए इनके कक्षीय गति बहुत सीमित होने के कारण इलेक्ट्रॉन म्यू 2 का मान नगण्य होता है। म्यू 2 बराबर है 0। उपसंयोजक यौगिक के चुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। अगर आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है तो किस प्रकार करोगे? म्यू बराबर √n कोष्टक n+2, ये इसका क्या होता है भाई साहब? सूत्र होता है। n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ या 3 प्रकार का गुण दर्शाता है। अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है, प्रतिचुंबकीय गुण और लो चुंबकीय गुण। 3 प्रकार के गुण हुए, नहीं हुए? अरे भाई साहब हो गए। अनुचुंबकीय गुण क्या होता है? तो जब पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देता है, यानी कि इंक्रीज कर देता है। चुंबकीय बल रेखाएं जब पदार्थ में से होकर गुजरती है तो यह पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? तो अनुचुंबकत्व कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आई होगी कि अनुचुंबकत्व का मतलब ये होता है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं, मतलब किसी क्षेत्र को और खींचने का काम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय गुण कहते हैं। और ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यदि पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे स्कैंडियम+2 में, टाइटेनियम+2 में और मैग्नीशियम+2 में। ठीक है। प्रतिचुंबकीय गुण में बात करें तो जब पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम कर देते हैं। चुंबकीय बल रेखा ऐसे पदार्थों से प्रतिकर्षित होती है, अतः पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से टूट जाता है। ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ एवं गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। यदि पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो पदार्थ प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। Zn+2 Cu+1। अगला आता है लो चुंबकत्व गुण। ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अनुचुंबकीय गुण अत्यधिक होता है, अतः यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी स्वयं स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थ को लो चुंबकत्व पदार्थ और इस गुण को लो चुंबकत्व कहते हैं। FeCO(NiMn) ये क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं और मिश्र धातु हमेशा लो चुंबकीय गुण दर्शाती है। ताप बढ़ाने पर, चोट लगाने पर चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं, ये बात आप भी जानते हो, जैसा लोहे के अंदर होता है। चुंबकीय गुणों के अनुप्रयोग की यानी कि उपयोग की बात करें तो चुंबकीय गुणों में मान से परमाणु एवं आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चल जाता है, जिससे धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात हो जाती है। संक्रमण धातु के यौगिक और विलयन के रंग की व्याख्या की जा सकती है। चुंबकीय गुणों के मान से संकुल यौगिक को तथा धातु आयन एवं संक्रमण अवस्था को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन आता है अपने सामने कि निम्न में से कौन सा आयन अनुचुंबकीय है? तो आयन कौन सा अनुचुंबकीय है? तो इनमें से है Ti+2, है ना। इसके अलावा V+2 और क्रोमियम+3, यानी Cd नहीं है अनुचुंबकीय। Ti+4 में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की प्रगति क्या होगी? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन Ti+4 में कितने हैं? 0। अरे 0 है तो प्रगति भी प्रतिचुंबकीय होगी। अगला आता है अंतरकाशीय यौगिक संक्रमण धातुओं में क्रिस्टल में परमाणुओं के निकटतम रूप से व्यवस्थित होने के बाद भी इनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं, जिन्हें अंतरकाश कहते हैं। जब इन्हें अंतरकाशों में छोटे आकार के अधातु परमाणु जैसे HbCN आ जाते हैं तो इनमें बने यौगिकों को अंतरकाशीय यौगिक कहते हैं। ये कठोर उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक वाले होते हैं। बात करते हैं मिश्र धातु की। मिश्र धातु की बात करें तो संक्रमण धातुओं में परमाणु का आकार लगभग समान होने के कारण यह क्रिस्टल जालक के रूप में एक दूसरे के प्रतिस्थापित कर ठोस विलीन मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे कि कॉपर और जिंक मिलके क्या बनाएंगे? पित्तल।
अरे Cu प्लस Sn मिलके कांसा बना देंगे। ये मिश्र धातु के तो एग्जाम्पल है। क्रोमियम व Cu के द्वितीय आयन विभव के मान उच्च होते हैं, क्यों? तो उसका कारण यह है कि Cr में अर्धपूर्ण 3d5 और Cu में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं 3d10। कक्षकों में अधिकतम स्थायित्व होने के कारण इनके द्वितीय I उच्च होते हैं। घनत्व की बात करते हैं तो संक्रमण धातुओं का घनत्व हमेशा उच्च होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयतन हमेशा घटता जाता है। ZnCdHg संक्रमण तत्व में घनत्व प्राय कम होता है, क्यों? तो पूर्ण रूप से डी कक्षक क्या होते हैं? अधिक स्थायित्व होते हैं। इसके कारण संक्रमण तत्वों का घनत्व हमेशा कम होता है। गलनांक एवं क्वोटनांक की बात करें तो इन तत्वों के गलनांक एवं क्वोटनांक हमेशा उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें प्रबल धात्विक बंध होते हैं। ठीक है, अगला आता है प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम और क्रोमियम तक अयमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, फिर धात्विक बंध सामर्थ्य भी बढ़ता है और स्कैंडियम और क्रोमियम में गलनांक भी बढ़ते हैं। Mn का गलनांक कम हो जाता है, क्योंकि इनमें अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या डी कक्षकों में अधिक स्थायित्व के कारण धात्विक बंध दुर्बल हो जाते हैं। Fe से Cu का गलनांक हमेशा घटता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में Zn का गलनांक सबसे कम होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से बड़े डी कक्षकों का अधिक स्थायित्व के कारण धात्विक बंध दुर्बल हो जाते हैं। ठीक है, गलनांक का प्रोपोर्शनल होता है धात्विक बंध। अगला आता है रंग। रंग की बात करें तो संक्रमण तत्व में आयन जिनके डी कक्षों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या करते हैं? रंग प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व में जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं रंग प्रदर्शित करते हैं। डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उत्तेजित हो जाते हैं और दूसरे उच्च वाले डी कक्षकों में चले जाते हैं। इस स्थानांतरण में दर्शित क्षेत्र के किसी उचित भाग ऊर्जा में अवशोषित करते हैं। जब एक मूल अवस्था में आते हैं तो उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग जो कि अवशोषित प्रकाश के रंग का पूरक होता है, अतः रंग डी संक्रमण के कारण होता है। संक्रमण तत्व डी संक्रमण के कारण क्या होते हैं? रंग प्रदर्शित करते हैं, है ना? ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की बात करें तो वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ कक्षक में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जो डी ब्लॉक में प्रवेश करेगा वो डी ब्लॉक के तत्व एफ में करेगा एफ ब्लॉक के तत्व। इन तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व है ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं के बाह्यतम 3 कक्षक n-2 n-1 n कक्षक अपूर्ण होते हैं, अतः अंतिम इलेक्ट्रॉन विभेदनकारी इलेक्ट्रॉन कक्षक में बढ़ता है। इसी कारण ए ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ए ब्लॉक के तत्वों को भी दो श्रेणी में बांटते हैं, लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में बढ़ता है। लेंथेनॉइड या लेंथेनॉइड श्रेणी कहलाती है, क्योंकि ये लेंथेनॉइड Z बराबर 57 के तुरंत बाद के तत्व होते हैं। 57 से 71 तक के तत्व कौन से होते हैं? तो लेंथेनॉइड तत्व होते हैं। सीरियम यानी Ce58 से लिथियम Lu71 तक के तत्व है लेंथेनॉइड तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों के सामूहिक रूप से एलन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेंथेनॉइड तत्वों को एलन से प्रदर्शित अपन यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोमीथियम यानी PM61 एक रेडियोधर्मी तत्व होता है। इन तत्वों को दुर्लभ मर्दा धातुओं के नाम से भी जाना जाता है। आवर्त सारणी में लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों को थर्ड बी में रखा गया है। यह आवर्त सारणी में छठवें आवर्त से संबंधित होते हैं। यह हुआ लेंथेनॉइड तत्व। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें लेंथेनॉइड तत्व का बाह्यतम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है आपसे, तो n-2 1 से 14 f n-1 d 0 से 1 ns2 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये अलग अलग तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको ओनली तत्व और तत्व के परमाणु क्रमांक बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख लेना। ऑक्सीकरण अवस्था से क्वेश्चन आता है, ऑक्सीकरण अवस्था भी आप बाद में देख सकते हो। देखो सबसे पहले आता है 57 पे आता है लेंथेनियम, 58 पे आता है सीरियम, 59 पे आता है प्रिजिडियम, है ना, 59 पे नियोडियम, 60 पे आता है प्रोमीथियम, 61 पे सेमेरियम, 62 पे यूरेनियम, 63 पे गैडेलिनियम, 64 पे टर्बियम, 65 पे डिस्प्रोसियम, 67 पे ओल्सियम,
68 पे अर्बियम, 69 पे एबुलियम, 70 पे इटबीरियम, 71 पे ल्यूटिशियम। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो वे लैंथेनोइड तत्व 3+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। हमेशा लैंथेनोइड तत्व है नॉर्मली 3+3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनोइड तत्व +3 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा 2 और 4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जो कि सामान्यतः स्थायित्व होते हैं। इनमें असंगत ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। यह असंगत ऑक्सीकरण अवस्था रिक्त अर्थपूर्ण एवं पूर्ण भरे 4f उपकोषों के स्थायित्व के कारण होती है। अब अगले आते हैं रासायनिक क्रियाशीलता। लैंथेनोइड तत्व में प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण ये तत्व आयनिक होते तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी अत्यंत स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जल से क्रिया की बात करें तो लैंथेनोइड तत्व जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं तथा साथ ही हाइड्रोजन गैस से मुक्त हो जाती है। ये CO2 को अवशोषित करके कार्बोनेट बनाती है। वायु से अभिक्रिया की बात करें तो वायु में खुला छोड़ने पर यह ऑक्सीकृत होकर टाई ऑक्साइड Ln2O3 बनाते हैं, जिससे इनकी चमक कम हो जाती है। हैलोजन से क्रिया की बात करें तो लैंथेनोइड हैलोजन से क्रिया करके ट्राई एलाइड LnX3 बनाते हैं। ये उच्चतम बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर से क्रिया करके द्विअंगीय यौगिक बनाते हैं। धन विद्युतीय गुण की बात करें तो प्रबल धन विद्युतीय गुण पाया जाता है क्योंकि आयन विभव कम होता है। अब अगला आता है रंगीन आयन। अधिकतर लैंथेनोइड आयन रंगीन होते हैं तथा इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन FF संक्रमण के कारण होता है। वाडीडी की संक्रमण के कारण संक्रमण तत्व है रंगीन होते थे। यहाँ FF संक्रमण के कारण एफ तत्व क्या होते हैं तो रंगीन होते हैं। चुंबकीय व्यवहार की बात करें तो इन तत्वों में प्राय Ln+3 आयन अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है और वो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। परमाणु या त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या की बात करें तो लैंथेनोइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या घटती है और त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश। परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे आकार भी क्या होता है घट जाता है। अगर बात करें परिभ्रमण प्रभाव की तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से आने वाला इलेक्ट्रॉन यदि अंदर के कक्षों में जाता है तो बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है तथा नाभिक के आकर्षण को कम करता है, जिससे परिमाण स्वरूप आकार बढ़ जाता है। जिस लैंथेनोइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने से आने वाला अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षों में आते हैं, जो कि काफी अंदर होते हैं, अतः परिधि में इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव कम करते हैं। अतः लैंथेनोइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिक के आकर्षण को बढ़ता जाता है, जिसे संतुलित करने के लिए परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ पाता है। लैंथेनोइड के आकार में इस प्रकार से हुई कमी को लैंथेनोइड संकुचन भी कहते हैं। इसका कारण होता है 4f उपकोष में दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। यूरोपियम यानी EU तथा इबेरियम YB की त्रिज्याओं के मान साधारण रूप से अधिक होते हैं, क्योंकि EU तथा YB में धात्विक बंध बनाने केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन में योगदान होता है। स्थायित्व F14 संरचनाओं के आधार पर, जबकि शेष तथा लैंथेनोइड में 3E धात्विक बंध बनाने में योगदान करते हैं। लैंथेनोइड का उपयोग की बात करें तो मिश्र धातु में 95% लैंथेनोइड तत्व है, यानी कि अधिकतम सीरियम तथा लगभग 5% आयरन तथा अर्ध मात्रा में SCCAM एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। मिश्र धातु तथा Mg मिश्र धातु का भी उपयोग बंदूक की गोली और कवच बनाने में किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों के वर्जन में और लैंथेनोइड को ऑक्साइडों का उपयोग टीवी के पर्दे में भी किया जाता है। अब बात करते हैं एक्टिनोइड तत्व की। अगला आता है एक्टिनोइड। एक्टिनोइड वे आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं जिनके परमाणु में अंतिम 3 कक्षा का पूर्ण होते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षा में प्रवेश करते हैं। इस कारण इन्हें ए ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, है ना। तत्वों की वह श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश पाता है, जिसे एक्टिनोइड या एक्टिटम श्रेणी भी कहते हैं। एक्टिनियम Z = के तुरंत बाद के तत्व आते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास RnSF 114 6d02 7s2 होता है। एक्टिनोइड रेडियो सक्रिय तत्व है। यूरेनियम U और Z = 92 के बाद आने वाले तत्व कृत्रिम तथा अस्थायी होते हैं। यह प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। इन्हें
पैरायूरेनियम तत्व कहते हैं। एक्टिनोइड को सामूहिक रूप से AN से प्रदर्शित करते हैं। यह 7वें आवर्त से संबंधित होते हैं। ये एक्टिनोइड तत्व के डिटेल है ना। इन सभी का ऑक्सीकरण अवस्था यह है। इसके अलावा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। तो मैं आपको ओनली तत्व का नाम और परमाणु क्रमांक की बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 89 पर एक्टिनियम, 90 पे थोरियम, 91 पे प्रोक्टिनियम, 92 पे यूरेनियम, 93 पे नेपच्यूनियम, 94 पे प्लूटोनियम, 95 पर एमेरियम, 96 पे क्यूरियम, 97 पे बर्किलियम, 98 पे कैलिफोर्नियम, 99 पे आइंस्टाइन, 100 पे कर्मियम, 101 पे मेंडेलियम, नोबेलियम, 102 पे 103 पे लोरेंजियम। लैंथेनोइड में एक्टिनोइड में समानता की बात करें तो दोनों ही ब्लॉक के तत्व हैं। दोनों में मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 प्रदर्शित करते हैं। दोनों उच्च विद्युतधर्मी होते हैं। दोनों का ही उच्च घनत्व होता है। दोनों ही श्रेणी के तत्वों के परमाणु में 3 बाह्यतम कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं। दोनों ही श्रेणियों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर आकार में थोड़ी कमी होती है। लैंथेनोइड एवं एक्टिनोइड तत्व में आपको डिफरेंस बता देते हैं। लैंथेनोइड तत्वों की बात करें तो सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अलावा कुछ तत्वों की 2 और 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। एक्टिनोइड की बात करें तो सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अलावा 4, 5, 6, 7 तक भी होती है। तो याद रखना इस चीज को। लैंथेनोइड में बात करें तो संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, इधर उच्च होती है। एक्टिनोइड में यह आयनिक यौगिक बनाते हैं लैंथेनोइड वाले। लैंथेनोइड कम क्षारीय होते हैं, एक्टिनोइड अधिक क्षारीय होते हैं। लैंथेनोइड में क्रोमियम के अतिरिक्त कोई तत्व सक्रिय नहीं होते हैं और एक्टिनोइड में सभी रेडियो सक्रिय होते हैं। लैंथेनोइड में ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, एक्टिनोइड में ऑक्सो आयन बनाते हैं। ठीक है। संक्रमण धातुओं के यौगिक की बात करें तो पहला है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। एक बार नीट के अंदर पूछा गया है इससे क्वेश्चन। विरचन की बात करें तो K2Cr2O7 को क्रोमाइट X FeOCr2O3 से निम्न पदों पर प्राप्त किया जाता है। प्रथम चरण के अंदर बात करें तो सोडियम क्रोमेट का निर्माण करते हैं। क्रोमेट आयस को बारीक पीस कर सोडियम कार्बोनेट के साथ वायु की उपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में गर्म किया जाता है, जिससे सोडियम क्रोमेट प्राप्त करते हैं। द्वितीय चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण में क्या होता है तो सोडियम डाइक्रोमेट को डाइक्रोमेट में परिवर्तन करते हैं। उपयुक्त पद से प्राप्त सोडियम क्रोमेट से पीले विलयन में शांत H2SO4 मिलाने पर सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है या परिवर्तन होता है ना। जैसे कि 2NaCrO4 प्लस H2SO4 से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है Na2Cr2O प्लस 7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O बनता है ना। यानी कि क्या बनता है सोडियम डाइक्रोमेट। तृतीय चरण आता है जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदलते हैं, यानी कि उपयुक्त पदों में प्राप्त सोडियम डाइक्रोमेट में गर्म करके KCl मिश्रित किया जाता है, जिससे K2Cr2O7 के नारंगी क्रिस्टल बन जाते हैं। गुण की बात करें तो K2Cr2O7 क्रिस्टल गहरे नारंगी रंग का होता है। यह जल में विलय होता है। यह प्रबल ऑक्सीकरण गुण दर्शाता है, क्योंकि अपचायक की उपस्थिति में इसका विलयन नवजात ऑक्सीजन यानी कि 0 देता है।